मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लासेज में क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करी, जिसके 12 चैप्टर थे। हमने उनको एक एक करके उनको एक्सप्लेन किया। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी करेंगे, हमारे अतीत भाग 2। इसके अंतर्गत 7-8 चैप्टर हैं, जिसमें आपका 750 से लेकर के 1750 के मध्य का जो परिवर्तन हुआ इतिहास में, जो सामाजिक चेंज हुआ, जो धर्म के पेड़ में चेंज हुआ, राजनीतिक जो उथल पुथल हुई, आर्थिक जो बैकग्राउंड बदला, है ना, कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, हम सब की धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इसमें जनरली हमारा जो सल्तनत काल है, मुगल काल है, उसके अलावा कुछ इतिहास के स्रोत हैं, उनके बारे में संपूर्ण डिस्कशन किया गया है। और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मेंस में आपको ज्यादा जनरली क्या होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है। अब आपको चाहिए तथ्य, तथ्य के साथ साथ जो एक बैकग्राउंड होता है ना, जब आप कोई चीज लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी वो सीक्वेंस हमें प्रदान करती है। इसीलिए ज्यादातर जो टॉपर्स हैं या यूपीएससी सिलेक्टर्स हैं, उनका मानना है कि एनसीईआरटी काफी ज्यादा हेल्प करती है ना। तो आपको भी एनसीईआरटी उसी तरह से कंप्लीट करनी होगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करनी है, यानी जांच पड़ताल करनी है कि 1000 वर्षों में क्या क्या चेंजेस आए। अब देखो, ये मानचित्र दिख रहा है आपको, ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। अब ये देख सकते हो, नीचे समुद्र है, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो उपमहाद्वीप के रूप में उसको सजाया गया है। तो इतना बेहतरीन तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है अल इद्रिसी ने पूरे भारत को संपूर्ण रूप से ठीक से ना देखा हो, कुछ हिस्सों की यात्रा करी हो। और इसके बाद एक दूसरा मानचित्र दिया गया है, जो 1720 के आसपास बनाया गया है। अब दोनों नक्शों में क्या अंतर है, वो आपको अभी समझ में आएगा। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी ने 1154 में बनाया गया था। कौन सा? ये वाला। तो 12वीं सदी यानी 1100 से लेकर के 1101 से लेकर के 1199 तक, इसको हम 12वीं सदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में यह नक्शा दिया गया है। और जो 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफी अंतर है। तो अंतर देखने का हो सकता है कि मान लिया जिसने भारत को संपूर्ण रूप से देखा होगा, वो मैप ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइन करेगा। जिसने कम देखा होगा या किताबों का सहारा लिया होगा, या हो सकता है किसी के मुख से सुना हो, तो उसमें अंतर आ जाता है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर काफी अंतर है, इसीलिए अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे। अब सोचो, ठीक है, श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी, ठीक है, अरबी में लिखे गए हैं। अब देखो, ये 18वीं शताब्दी का 1720 के आसपास का फ्रांसीसी गिब्लॉम द लिस्ले ने बनाया है एटलस, ठीक है। तो ये देख लो, थोड़ा मैपिंग में डिजाइन चेंज आया। ये तुम्हारा साउथ इंडिया का है ना है, ये मध्य भारत है, ये ऊपरी हिस्सा है, जो बहुत अच्छा तो नहीं है। वर्तमान नक्शे को अगर हम देखेंगे तो काफी सारा अंतर आ जाएगा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। दोनों नक्शों में देखो बहुत ज्यादा अंतर है। तो देखने का नजरिया हो सकता है कि लिस्ले ने क्या किया हो, भारत को देखा हो। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अब उस समय जब ये नक्शा बन रहा था, ठीक है, तो कन्नौज का ज्यादा महत्व था, क्योंकि सिंह द्वार से जब भी अरबी और अफगानी शासकों ने आक्रमण किया भारत पे, तो कहाँ से? पंजाब वाले रास्ते से भारत आए, और इन्होंने ज्यादातर उत्तर भारत का एरिया जीता। दिल्ली का इंपॉर्टेंस उतना था नहीं, क्योंकि लाहौर उस समय राजधानी बन गया था, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंस था नहीं, तो सीधी सी बात है, कन्नौज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों को बारीकी से और ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उसमें उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र के हिस्से में? गंगा मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है मानचित्र में? तटीय और भीतरी इलाकों के ब्यौरों में बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? तो हो सकता है कि लिस्ले ने भी भारत को
बाहर से ही देखा हो, अंदर की तरफ ज्यादा ना गया हो, तो इसलिए अंतर आ सकता है। और किसी एक व्यक्ति के लिए ये सब कुछ देखना, आज तो जीपीएस है, ठीक है, हमारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, नाविक है, उसके माध्यम से हम सारी जगहों के हूबहू उसी तरह से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस जमाने में अंतर था, उस जमाने में एक व्यक्ति को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को घूमना एक बड़ा काम होता था। यात्राएं, जब आप यात्रा पड़ चुके हो, इतनी लंबी लंबी होती थी, 8-8 10 10 महीने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे लगते थे, तो सोचो मानचित्र बनाना कितना टेढ़ा काम हुआ, लेकिन फिर भी इतने एक सुंदर मानचित्र बनाया। इतनी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था, ठीक है। इतिहासकार बीते युग के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देखो, आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका एक रिलेवेंस है, उसमें जो चीजें पाई गई है ना, कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी चल रही हैं, कुछ बदल गई, समाप्त हो गई। आप जब हड़प्पा सभ्यता के बाद जब नीचे आएंगे तो आप वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो चेंजेस जो आए, अभी चेंजेस को ही समझना इतिहास है। अगर आप इन चेंजेस को समझते हैं तो इतिहास आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर चेंजेस को आप नहीं समझते तो इतिहास आपके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब नई और पुरानी शब्दावली, अब देखो, पहले शुद्ध संस्कृत चलती थी, ठीक है, जिसको हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं, फिर संस्कृत प्राकृत में बदल गई, पाली भाषा आ गई, ठीक है, तो और अरमाइक वगैरह लिपि आ गई। तो इस शब्दावली में और वर्तमान शब्दावली में काफी अंतर आया। अब अरबी में ज्यादा लिखा जाने लगा, फारसी का प्रयोग होने लगा, फिर धीरे धीरे उर्दू का आविष्कार हुआ, हिंदी का आविष्कार हुआ, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पुरानी और नई शब्दावली में कुछ अंतर आएगा। अब अर्थ के साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदल गई। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। उस समय देखो बहुत शब्दावली का आविष्कार नहीं होता था, कुछ नामों को जैसे संस्कृत में मिले तो उनको फारसी फारसी में उसी रूप में लिख दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे शब्दावली में चेंजेज आए भाई, शब्दावली का आविष्कार धीरे धीरे होता रहा, तो शब्दों में भी चेंजेज आया। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। मान लिया पहले किसी शब्द का अर्थ कुछ और होता था, वर्तमान में कुछ और होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत, जब आप भी प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा गया है, उसमें हिंदुस्तान का प्रयोग नहीं किया गया है, इंडिया अर्थात भारत कहा गया है, ठीक है। पहले जो हिंदुस्तान होता था वो अलग होता था, ठीक है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, इनको याद रखना है आपको, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ज्यादातर अरबी राज्य कहाँ था, उत्तर भारत में, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान का प्रयोग होता था उस समय, उस काल में, यानी 1100 से लेकर के लगभग 1200-1400 के ईस्वी के आसपास, तो वो किस रूप में होता था, वो होता था सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यानी लगभग तुम्हारा मगध, बिहार वगैरह, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उज्जैन, है ना, गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा, ये सारी चीजें आ जाती थी, है ना। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, यानी जितनी सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत आते थे, उनको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। और चाहे आप मौर्य काल देख लो, आप गुप्त काल देख लो, या अन्य कालों में देखो, तो हिंदुस्तान में उतनी ज्यादा उत्तर भारत के राजाओं की पैठ नहीं थी, वहां लोकल सिस्टम ही चलता रहा, इसलिए हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तेलुगु, तमिल वहां की भाषाएं थी, उन्हीं के अनुसार वहां शासन सत्ता का इस्तेमाल होता था, इसलिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल वहां ना के बराबर हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और हिंदू शब्द भी जो है ना, वो एक जीवन शैली है, परंपरा है, ठीक है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो क्या है तुम्हारा, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म कह सकते हो उसको, ठीक है, या आदि सनातन धर्म कह सकते हो, सबसे पुराना धर्म है। तो हिंदू ये जीवन शैली थी। जब बाबर ने अपनी तुजू के बाबरी लिखी, तो उसमें हिंदुस्तान का प्रयोग उसने भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों, यहाँ की कृषि वगैरह के लिए किया, यहाँ की संस्कृत के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो,
द्वारा प्रयुक्त हिंद के कुछ समान था, है ना। अमीर खुसरो को हिंदी का पितामह कहा जाता है, हिंदी का आविष्कार अमीर खुसरो से हुआ, है ना। तो हिंद शब्द से निकलता। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान सबसे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ जुड़े हुए थे, जो हम आज जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपने गदर 2 देखी ही होगी, ठीक है। गदर 2 में कैसे सनी देओल फिर पाकिस्तान जाते हैं, अब बच्चे को लिवाने जाते हैं, पहले पत्नी की पहली वाली में, है ना। तो सीक्वेंस ठीक है। अब जो हिंदुस्तान का प्रयोग जो हम आज की डेट में इंडिया या भारत या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उस जमाने में नहीं होता था। बात समझ में आ गई। तो देखो कैसे इतिहास की धारा बदली। वर्तमान काल में जो हिंदुस्तान है वो उस काल में नहीं होता था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ कुछ अलग थे। और वर्तमान में जो भी इतिहास के राइटर हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको जो पुरानी शब्दावली लेते हैं, जो रेफरेंस बुक लेते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि नहीं कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो भारतीय ना हो, किसी अन्य देश का नागरिक, ठीक है, देश का नागरिक। उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशी, जैसे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, अमेरिकन। तो ये क्या है, ये विदेशी शब्द हम आज के अर्थ में फॉरेनर उसको बोलते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ यह होता है एक व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव से आना वाले कोई भी अजनबा व्यक्ति या अनजाना व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति के अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जाता था, ठीक है। अब ये शब्द भी आपके लिए हिंदी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। परदेसी किस भाषा का शब्द है, पूछा जा सकता है हिंदी में। आप पीसीएस वगैरह सेकंड पेपर में हिंदी पूछी जाती है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए परदेसी किस भाषा का शब्द है, अजनबी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें आपको सीखनी होंगी। तो सीधा सा मतलब जो हमारी संस्कृत सभ्यता से परिचित नहीं था, उसे हम परदेसी, अजनबी या विदेशी व्यक्ति कहते थे। वर्तमान दौर में संपूर्ण भारत के जो निवासी हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता है, वो सब भारतीय कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी भाषा समूह के कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर मान लिया बंगाली बोलने वाला अगर बांग्लादेश का व्यक्ति है, तो वो हमारे लिए विदेशी है। और उसी तरह पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जो बांग्ला बोलता है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे देश का निवासी है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होते थे, बांग्लादेशी और बंगाली एक जैसे हो जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब बंगाल में जाता था, तो वो क्या हो जाता था, अनजाना व्यक्ति हो जाएगा, है ना, अजनबी हो जाएगा। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जात परंपराओं से जुड़े होने के कारण एक दूसरे से विदेशी नहीं होते थे। अब जो एक गांव में निवास करते होंगे या एक शहर में निवास करते होंगे, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होंगे, चाहे जिस जाति के आए, चाहे जिस परंपरा को मानने वाले हों, चाहे जिस लिंग के हों, धर्म के हों, कुछ भी हों, वो एक गांव के निवासी होंगे, वो विदेशी नहीं होंगे। लेकिन दूर से किसी गांव का व्यक्ति अगर इस गांव में आ जाता है, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये चेंजेस आए, है ना। तो जो 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन हुए, वे आपको समझना है। वर्तमान में आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है, जो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी मूलवंश का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी जन्म स्थान का हो, उसके साथ विभेद करने से प्रतिषेध किया गया है। लेकिन वर्तमान में देखें तो बहुत सारी जगहों पर सिर्फ इसी आधार पर विभेद होता है। जैसे पहले महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, बिहार और यूपी के लोग जाते थे तो मारपीट होती थी। उसी तरह तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हुई, पंजाब में कुछ घटनाएं हुई, जम्मू कश्मीर में कुछ घटनाएं होती थी। तो अब धीरे धीरे थोड़ा चेंजेस आने लगा है। इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में आप समझते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। आप इतिहास की तैयारी करते हैं, ओके, जब आप यूपीएससी का मेंस लिखना होता है, तो आप नोट्स का भी सहारा लेते हैं, कई रेफरेंस बुकों का भी सहारा लेते हैं, है ना। जो मास्टर बुक है, जैसे राम शरण शर्मा है, विपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, इन बुकों का भी सहारा लेते हैं। तो अलग अलग स्रोत के लिए आप अलग अलग सहारा लेते हैं। तो उसी तरह इतिहासकार भी क्या करता है, अलग अलग युग का अध्ययन करने के लिए अलग अलग किताबों का सहारा लेता है कि सारे फैक्ट्स को एनालाइज किया जा सके, देन उनको इतिहास में कूटबद्ध किया जाए। उदाहरण के लिए पिछले सालों गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा। आपने जब 12 की क्लास 6 अध्याय 12 की एनसीईआरटी करी थी, तो आपने ये पढ़ा था। इस तरह हम मोटे तौर पर 700 से 1750 के बीच के इतिहास को हम पढ़ेंगे।
है ना। जब पिछली क्लासेस में हमने गुप्त शासकों हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, 700 से 1750 के बीच के इतिहास के बारे में देखेंगे कि कैसे किन स्रोतों के माध्यम से, स्रोत भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेंस के लिहाज से इन स्रोतों का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है, और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, ठीक है, उनके लिए इन स्रोतों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिनका ऑप्शनल, जो हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि एनसीईआरटी को पहले कवर करें, एनसीईआरटी अपनी मजबूत करें। एनसीईआरटी मजबूत हो जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी तो आपको दिक्कतों का सामना कई जगहों पर करना पड़ेगा। इस काल के अध्ययन के जरिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें से बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगे जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं, यानी उनमें क्या है, निरंतरता है, ठीक है। और नहीं, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। भाई, इतिहास जानने के लिए इन्हीं चीजों का तो उपयोग करना पड़ेगा, वरना वहां का इतिहास कैसे जानेंगे, वहां के सामाजिक जीवन के बारे में हम कैसे जानेंगे, वहां के राजनीतिक पहलुओं के बारे में, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम कैसे समझेंगे अगर इनका रेफरेंस नहीं लेंगे। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है ना। अगर निरंतरता हुई तो कुछ परिवर्तन भी हुए होंगे, और परिवर्तन ही नहीं हुए, जैसे हम प्राचीन युग को पढ़ते हैं, प्राचीन युग में ज्यादातर तुम्हारा ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म था, है ना। कुछ संप्रदाय वगैरह थे, कुछ उप संप्रदाय बने। लेकिन जैसे ही भारत में मुस्लिम या अरब आक्रमणकारी भारत आए, और धीरे धीरे वहाँ के रहन सहन में, खान पान में, वहाँ की पहनावे में, वहाँ के सामाजिक जीवन में, वहाँ के धार्मिक जीवन में चेंज आया, और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, समाज को जब बदला, तो सीधी सी बात है, उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं से इतिहास की धारा बदली और उसको हम मध्यकाल के नाम से जानने लगे। क्यों जानने लगे, क्योंकि इससे इतिहास समझने में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसका काल विभाजन कर दिया। बात समझ में आ गई। तो काल विभाजन हम इसीलिए करते हैं, जहां पे चेंजेज होना शुरू होते हैं तो उसका हम काल विभाजन कर देते हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक से रूप से बढ़ गई। भाई, लेखन शैली का बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इस्तेमाल होने लगा। पहले क्या होता था, कुछ ही साहित्यकार होते थे, जनसंख्या कम थी, तो लिखावट भी कम होती थी, मौखिक रूप में ज्यादा चलता था। धीरे धीरे जब लिखावट में परिवर्तन आया, कई चीजें खोजी गई, कागज की खोज हो गई, पन्ना कलम दवात सब बनने लगे, तो भाई लेखन सामग्री भी तो बढ़ेगी। अभी तक क्या होता था, कुछ दरबारी इतिहासकार ही लिखते थे, आम जनजीवन में इतिहास का महत्व बढ़ने लगा, वो भी चीजें लिखने लगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या करने लगे, कम करने लगे। अब कागज का मूल्य, दो प्रसंगों की तुलना करते हैं। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान ने पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, सोचो, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। वर्तमान में हम क्या करते हैं, पेंसिल चलती है बच्चों के लिए, पेंसिल क्या करती है, मान लिया गलतियों को मिटाना। इससे हम सबक सीख सकते हैं कि जीवन में हमें अपनी पेंसिल की तरह होना चाहिए, कि अगर कोई गलतियां हो तो उनको देख करके, ध्यान करके उनको मिटाना चाहिए, गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। और अगर गलतियां दोहराएंगे तो क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा क्या प्रसंग है, एक सदी के बाद अगर बाजार में खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो उसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। दो प्रसंग है, तो कागज कब महंगा था, कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में, ठीक है। 13वीं सदी में कागज की उपलब्धता कम थी, है ना। धीरे धीरे कागज की उपलब्धता ज्यादा होने लगी, कागज का ज्यादा निर्माण होने लगा, ओके। इस दौरान कागज का प्रयोग सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। दो लोग धर्म ग्रंथ, शास्त्रों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने के लिए इसका उपयोग करने लगे। अब सोचो, 13वीं सदी में जहां पांडुलिपि को धो करके क्या किया गया, सुखा करके उसका प्रयोग किया गया, तो 14वीं सदी और 15वीं सदी में क्या किया गया, कागज का उपयोग इतना ज्यादा होने लगा कि आम जनजीवन में उसका ज्यादा प्रयोग होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में, ठीक है, रखा जाता है। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकार बहुत सारा विस्तृत जानकारी मिलती है उनको, मगर साथ ही इसके उपयोग कठिन है, ठीक है, क्योंकि भाषा शैली को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पुरानी कलाकृतियों या दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में करते हैं कि अभिलेखीय न्यायालय है, यानी अपने वो रिकॉर्ड क्या करता है, सुरक्षित रखता है और रेफरेंस के तौर पर उनका इस्तेमाल करता है। आ गई बात समझ में? तो इसलिए उसे अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। उन दिनों तो खाने तो नहीं थे, इसीलिए लिपिक और सॉरी उस समय छापे खाने नहीं थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। इसीलिए लिपिक या नकलवीस, नकलनवीस उन्हें कहते हैं जो चीजों को उतारते थे, लिपिक कहलाते थे। कि एक किताब से दूसरी किताब में उसको लिखना होता था, हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृत छापते थे, बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह काल की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे, आप भी कई सारे लोगों के नोट्स लेकर के क्या है, अपने नोट्स बनाते हैं उसी को देख कर करके, है ना। आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक आपने पढ़ी है, और जिनको मैथ कम आती है वो नकलची हैं। वो क्या करते हैं, किसी अच्छे लड़के से मैथ की बुक लेकर के अपना गृह कार्य पूरा करते थे, अपना होमवर्क पूरा करते थे। तो पिटाई बच जाती थी, मुर्गा बनने से बच जाता था। हमारे समय में तो बहुत ज्यादा पिटाई होती, तो अब तो बच्चों की पिटाई कम होने लगी है ना, पहले बहुत मार पड़ती थी अगर उनका होमवर्क पूरा नहीं है। तो उस तरह नकलन बीस क्या करते थे, हाथ से लिखते थे। सोचो, मान लिया किसी को एक किताब से उसकी 10 किताबें छापनी है तो क्या करेगा, उसको बहुत टाइम जाएगा, 2-4 साल उसको चले जाएंगे। और अच्छा नकल इनवीस होना चाहिए, उसकी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छे प्रकार के कागज का इस्तेमाल होना चाहिए, छापा पेन ऐसा होना चाहिए कि छापे ना, है ना। काफी सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता था। आज तो हम पीपीटी बना लेते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं, है ना, एक्सेल पे लिख लेते हैं, और उसका ज्यादा कागज का प्रयोग कम करते हैं। ठीक है। और कागज के प्रयोग में हम कई तरह के पेन आ गए हैं, मार्कर आ गए हैं, हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। उस जमाने में अगर आप होते तो क्या करते? यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती, आपको मजबूर होकर अंदाजा न लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे अंतर आ जाते हैं। ठीक है। मान लिया कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने अनुसार एक अनुमान लगा के उसको लिख देते हैं, और वो सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। अब देखो एक नकलन भी इस बैठा है, ये देखो एक बुक है और इसमें वो क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। सही बात समझ में? ये किताब जैसा कुछ है, ये भी एक है। और ये नीचे पैरों के नीचे एक वो रखी गई है, गेंदा लगा हुआ है, देखो कितना अच्छा फिगर बनाया होगा। यह एक लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है ना। चित्र का आकार सिर्फ 10.5 से 7.1 सेंटीमीटर छोटे आकार के कारण से लघु चित्र या मिनी एचर कहा जाता है। ये याद शब्द याद रखना है आपको, लघु चित्र या मिनिएचर क्या होता है। कभी कभी लघु चित्र का प्रयोग लेखों में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे आप मान लिया कोई बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं और उनके 60 नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये बताया गया है। इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए, यानी वो चीज को स्पष्ट करने के लिए। मान लिया कोई श्लोक आ गया, ठीक है, तो इस श्लोक को समझ सके इसलिए उसका अनुवाद कर दिया जाता होगा, है ना, या नोट करके बता दिया जाता होगा इन शब्दों का अर्थ ये होगा, आपको ये शब्द लेने हैं। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कितने प्रकार के हो। अब ये देखो, लिखावट की शैली में अंतर आया। भाई राइटिंग जिसकी जितनी ऐसी होगी ना, अब अपनी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, अन्य लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, तो लिखावट में अंतर आएगा, शब्दों में भी अंतर आ जाएगा, समझने में भी अंतर आ जाएगा। शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिख लिपि, बाईं ओर से वर्ण को जोड़कर धारा प्रवाह लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। एक होती है सिक्त लिपि, दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त रूप में होती है। ठीक है। अब ये देखो, बाईं ओर से लिखी जाती है, धारा प्रवाह है, ये दाईं ओर से लिखी गई है ऐसे करके। ठीक है, शब्दों को जोड़ करके, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। और प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द या कहीं कोई वाक्य। ठीक है, चेंजेस होते होते रहते हैं। आपको मान लिया बड़ी चीज को छोटे में उतारना हो तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही, अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। बात समझ में आ गई? मान लिया कोई एक बुक है, मान लिया आपने विपिन चंद्रा पढ़ी या एनसीईआरटी पढ़ी,
इसको पहले ए व्यक्ति ने लिखा, फिर बी व्यक्ति ने लिखा, फिर सी, फिर डी। तो जी डी वाली बुक होगी ना, वो ए से काफी अलग हो जाएगी। लेकिन अंतर कब आएगा? जब ए की बुक से बी लिखेगा, बी के सी से लिखेगा, और सी की देखकर डी लिखेगा, तभी अंतर आएगा। अगर रेफरेंस बुक एक ही यूज करेंगे तो अंतर कम हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्यों अंतर हुआ? क्योंकि रेफरेंस बुक तो एक थी, वो समाप्त हो गई होगी। तो अन्य इतिहासकारों ने क्या किया, एक बुक को देख करके दूसरी बनाई, दूसरी को देख करके तीसरी बनाई, तीसरी को देख करके चौथी बनाई। आज भी कई पुस्तकें मार्केट में हैं जो करंट को लेकर के चेंजेस करती रहती हैं, लेकिन चूंकि उनके सारे रिकॉर्ड सेफ होते हैं तो उनको प्रिंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप तो प्रिंटिंग प्रेस है, कुछ भी 2 मिनट में छप जाता है, पीपीटी बन जाती है। तो आज मुश्किलों का सामना आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब तो चीजें बहुत आसान हो गई, पहले बहुत मुश्किल होता था, है ना। लखनऊ लवीज क्या करता था, घंटों उसका काम ही यही होता था कि सिर्फ आपको लिखना है, सुबह से शाम तक उसको लेखन करना होता था। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि क्योंकि आज के लेखक हमें कुछ मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब एक को उतार लिया तो दूसरे को धो दिया। लिपको द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों का पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इतिहास लेखन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। आप भी करते हैं ना, अपने नोट्स में चेंजेस करते रहते हैं। ओके, तो जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, तो वो क्या करते थे, बाद वाले वृत्तांत को लेकर आगे बढ़ते थे। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, बाद में मिला हुआ। अब देखो, 700 से लेकर 775 नए सामाजिक और राजनीतिक समूह है। इस बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहा, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। अभी फिगर दिखाएंगे, रहट मैंने बताया था, वो गाना है ना, तो सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आपने देखा होगा, ठीक है। गाना सुना है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें ही है कि सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं सहनाई बजे। तो रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था पिछले कालों में, है ना। कताई के लिए चरखे, युद्ध में आग्नेय वस्त्रों, बारूद के हथियार का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह के खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब कहाँ से? पुर्तगाल से आ गए। चाय की शुरुआत चीन से हो गई, है ना। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नए प्रौद्योगिकियां, फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए, यानी दूसरे देशों से। कुछ अरब यात्रियों के माध्यम से आए, अरब यात्री अपना ज्ञान वहां से लेकर यहाँ आए और यहाँ का ज्ञान लेकर अरब चले गए, अरब से यूरोप में फैला। कुछ जो तुम्हारे यूनानी थे वो भी अपना कुछ ज्ञान लेकर भारत आए होंगे, है ना। तो इन सब के बारे में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के काल रहा, काफी रूप से बदला, इसीलिए इसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब अध्याय 5, 6, 7 में आप इसके बारे में कुछ जानेंगे। अभी जब सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके विषय में जानेंगे। ये देखो, रहट देख सकते हो, ये एक वाटर व्हील है, ठीक है। ये कुएं के अंदर बंधा है, ये घूमता है, बैल इसको खींचते हैं, तो ये टर्निंग पॉइंट होता है। बैल चारों तरफ घूमता रहता है इसके, और ये घूमता रहता है और नीचे से पानी भर के लाता है और इधर पलट देता है। इधर एक पात्र लगा दिया जाता है, पानी जो पलटे इसी में गिरे और पानी बाहर चला जाता है, ठीक है। आज तो मोटर है, पंप है, आपको बहुत आसानी होती है पानी ले जाने में, पीने में, बर्बाद करने में, है ना। उस जमाने में बड़ा मुश्किल काम होता था। इस युग में लोग गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद। एग्रीकल्चर, है ना, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अन्य चीजों में ये बहुत ज्यादा उपमहाद्वीप में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इस काल में जिन समुदायों कहा महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये कहाँ है? पश्चिम भारत, खासकर तुम्हारा राजस्थान और सौराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। के नाम से आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं, बल्कि
कोई सेनापति सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि चारण राजपूतों की आचार संहिता पर प्रबल पराक्रम स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि और चारण होते थे ये इतिहास सुनाते थे, है ना, इनकी कथाएं सुनाते थे, इनके आचरण संहिता या आचार संहिता प्रबल पराक्रम स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, है ना, क्योंकि ये ज्यादातर योद्धा वर्ग था। धीरे धीरे सामंत बना, सामंत से राजा बनने लगे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महान हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आज समूह ने उठाया, क्योंकि लिपिकों का कार्य, कायस्थों का कार्य बहुत बढ़ गया था, है ना। ये मराठा साम्राज्य के बारे में आप पढ़ोगे, सिख साम्राज्य के बारे में आप पंजाब में पढ़ोगे, जाटों के बारे में पढ़ोगे, अहोम साम्राज्य, कायस्थ, इन सभी के बारे में अभी हम देखेंगे। तो इनका वर्चस्व बढ़ा। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तनों और कारण वनस्पतियों वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि जंगल काटे गए। कटे, क्या हुआ, जो वहाँ के आज जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, जनवासी या वनवासी जिनको बोलते हैं, उनको अपना स्थान छोड़ करके क्या हुआ, दूसरे स्थानों की तरफ रुख करना पड़ा होगा, क्योंकि इन स्थान पर महाजन सामंत वगैरह बसने लगे, खेती ज्यादा होने लगे, इन स्थानों पर जंगलों को साफ कर दिया गया। और जंगल ही अनुसूचित जनजातियों के लिए या वनवासियों के लिए जंगल ही प्रमुख था, तो उनको वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान जाना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे, है ना। ये क्या करते थे, ये पुजारी, है ना, क्षेत्रीय बाजार के जो प्रमुख लोग होते थे, मठों के जो प्रमुख होते थे, मंदिरों में के लोग जो होते थे, उनसे ये प्रभावित होने लगे और जटिल समाजों का अंग बन गए। कई प्रकार की जातियां बनने लगी। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, क्योंकि कृषकों को ही कर चुकाने का दायित्व दिया गया था। किसानों के बीच आर्थिक और हाँ स्थानीय मालिक की बेगार भी करनी पड़ती थी। दास व्यवस्था रेशनल रूप में चलने लगी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी, कलाकारी वगैरह, शिल्पकारी वगैरह कर लेते थे। जैसे जैसे समाज का अंतर बढ़ने लगा, जो जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा। बात समझ में आ गई। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति के विशेष के सदस्यों के हाथ में किसी की सत्ता, प्रभाव और साधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसके दर्जे क्या होते थे, बदलते रहते थे। बात समझ में आ गई। जाति पर अर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है ना, तो किसी भी जाति के हों आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, किसी भी जाति के हैं, तो आपको सम्मान कम मिलता है। खासकर अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को हमेशा समाज में हेय दृष्टि से देखा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आज तो हम मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, तो अभी किसी गांव का आपको घूम कर देखना चाहिए। आपको किताबों के सहारे नहीं बैठना चाहिए, या न्यूज़पेपर के सहारे। न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी खबरें छापी ही नहीं जाती, वो सिर्फ सीमा हैदर, है ना, और वो ज्योति मौर्य, इन्हीं केसों के बारे में सुनते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या आप जन सामान्य हैं, तब भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप भारत में रहते हैं तो कम से कम भारत के जो सामाजिक परिवर्तन है उनको तो समझना चाहिए। उनको कैसे बदला जा सकता है। लोगों को क्या जाति के नाम पर ही सम्मान दिया जाएगा? लोगों को मनुष्य होने के आधार पर भी तो सम्मान दिया जा सकता है। हमारा संविधान भी आर्टिकल 15 भी, आर्टिकल 14, 16 सभी साफ साफ कहते हैं किसी को जाति के, धर्म के या भाषा के आधार पर नहीं बदला जाना चाहिए, या उसके साथ नहीं असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इस इतिहास में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम याद कर सकते हैं। आप कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़े योगदान दिए और अनुसूचित जातियों से आते थे या अनुसूचित जनजातियों से आते थे। बात समझ में आ गई। तो आप सभ्य समाज में अगर रहना चाहते हैं तो ये जाति का लोप करना पड़ेगा, आपको जाति को समाप्त करना पड़ेगा। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में दर्जा हो सकता था और कोई अन्य,
इस अनुमान में प्रौद्योगिकी आर्थिक है ना परिवर्तनों को समझना है। अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम भी बनाती थी। नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा गांव के मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। गांव क्या था? एक साम्राज्य की छोटी सी इकाई होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य, जैसे चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3, है ना, इन सबको के बारे में आप पढ़ेंगे। और ये कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, है ना। पुराने काल में क्या देखा था आप? 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद थे, उसी के अंतर्गत धीरे धीरे मगध का उत्कर्ष हुआ और सभी महाजनपद मिलकर के एक साम्राज्य का निर्माण कर लिया। दक्षिण के कुछ 12-15 राज्यों के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने इनको जीता था। यहाँ पांड्य, केल, चोल, चेर, है ना, इनके बारे में पढ़ा था। यहाँ भी आंध्र सातवाहनों के बारे में पढ़ा था। अब देखो कितने हो गए, है ना। सिविस्तान, उच्च मुल्तान, कल्लौल, लाहौर, समाना, ये सब क्या थे? समाना तो ये तुम्हारा हरियाणा के आसपास पड़ता है। ये बाकी सब पाकिस्तान में सुरमती, कुमरा, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, है ना, द्वार समुद्र, मालाबार, मालाबार तक। तो देखो कितने ज्यादा बढ़ गए। अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगा। और ये कब का है? मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अफसर ही ममालिक के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये प्रांत है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण भारत में बहुत ज्यादा विजिट किया था। तो उसके अंतर्गत अब क्या करते थे? जो लोग उनको नहीं मानते थे, उनके रीति रिवाजों को, वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझाने की कोशिश करने भी लगे रहते हैं कि शासक लोग उपमहाद्वीप के भिन्न भागों में अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे, ताकत के लिए, कि हम इतने ज्यादा बलशाली हैं। और राइटर भी वैसे होते थे। जैसे 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र, एक सेकेंड, की भाषा अलग है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती, क्योंकि उसको कभी पढ़ाया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया। क्योंकि ज्यादातर जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और अगर सभी को समझा दिया तो वो सब लोग भी पूजा पाठ, फिर मंदिरों से धीरे धीरे जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। वो सिर्फ ब्राह्मणों के वर्चस्व में चले गए। वर्तमान में तो लोग पढ़ते हैं संस्कृत को, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन पुराने काल में वेद वगैरह पढ़ना या पुराण वगैरह पढ़ना क्यों शेड्यूल कास्ट को बाहर कर दिया गया? कि जब वो पढ़ जाएंगे तो मर्म समझ जाएंगे कि ईश्वर अनुराग से मिलता है, भक्ति से मिलता है। और अगर पूजा पाठ करने से ईश्वर, अगर वो जान जाएंगे कि पूजा पाठ करने से ही ईश्वर नहीं मिलता, अन्य चीजों से भी मिल जाता है, तो पूजा पाठ को क्यों कराने लगे? बात समझ में आ गई? तो उस समय इसीलिए क्या हुआ कि भाषाओं के विपरीत भाषा संस्कृत भी जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, संपूर्ण भारत में संस्कृत एक जैसी है। आप चाहे दक्षिण भारत में कोई श्लोक पढ़ें, या उत्तर भारत में, या पूर्वी भारत में कामाख्या देवी मंदिर में, या पश्चिम भारत में, ठीक है, कहीं भी संस्कृत को पढ़ें वो एक जैसी है। ठीक है, इसीलिए संस्कृत को लोगों के नजरों से दूर कर दिया गया। और शिक्षा जो अभी तक दी जाती थी संस्कृत में, वो भी धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। क्योंकि सब लोग उन किताबों के मर्म को जान जाएंगे तो ब्राह्मणों के पास कौन जाएगा? तो उससे उनका फायदा था। बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए उन धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी कम हुआ। हिंदी में अनुवाद हो सकता था या अन्य भाषाओं में अनुवाद हो सकता था। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज, है ना, अरबी, मुगल काल के राजा सम्राट, है ना, उन्होंने कई चीजों का हिंदी में अनुवाद कराया। अमीर खुसरो की उल्लिखित भाषाओं की सूची बनाई है, एक सूची उन भाषाओं के नाम, है ना। तो वो बनाना है, वो तो आपके काम का नहीं। आपका जब मेन मोटिव है ना, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको समझना होगा। आ गई बात समझ में? तो जो भिन्न भिन्न भाषाएं लोगों में पहुंची, तो एक प्राइम भाषा होनी चाहिए ना जो सभी लोगों को पता हो। जैसे वर्तमान में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो लगभग भारत के सभी
नागरिकों को हल्के फुल्के रूप में आती है, कुछ को बहुत 1-2% लोग हैं जो सिर्फ हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं, उनको हिंदी नहीं पता, है ना। बाकी ज्यादा लोग जो लगभग 45%, 50% लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उसके साथ कोई देसी लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना। और बाकी ज्यादातर लगभग 22 भाषाएं हमारे राज्य की तरफ हैं, और इससे बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, है ना, उपभाषाएं हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। ज्यादातर 22 भाषाओं का हम प्रयोग शासकीय रूप में कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, राज्य उनको राजकीय भाषाओं का दर्जा मिला है। सन 700 तक कई क्षेत्र अपने अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे, उनकी भाषा संस्कृत की विशेषताएं स्पष्ट हो गई ना। इसके बारे में आप अध्याय 9 में अधिक जानकारी। ये क्षेत्र विशेष शासकों के राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी, कभी चूल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे अनेक राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 में आप चोल और तुगलक के बारे में देखेंगे। खलजी और मुगल वंश में के शासन कितनी अवध तक चले। देखो, एक होता है जब शासन की शुरुआत होती है, वंश की शुरुआत हुई, और फिर एक ऐसा काल आता है जब वंश अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। कोई भी उसका डेवलपमेंट जोन होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है और हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। तो इनसे हमें एक सीख मिलनी चाहिए कि जीवन में आप चाहे जितना बड़े हो जाएं, कभी ना कभी तो ये चांसेस होता है कि आप डिक्लाइन कर जाएं। और जीवन में आप चाहे जितने छोटे हों, जितने गरीब हों, चाहे, हमेशा एक चांस होता है कि हो सकता है आपका तुक्का कहीं फिट बैठ जाए। तो जीवन में जो लोग बहुत अमीर हैं या कम अमीर हैं, गरीब हैं, तो उन्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि उनका जीवन खराब है। भाई, किसी का कोई 4 व्हीलर से चल रहा है तो उसका समय अच्छा है, आपका समय कम अच्छा है, हो सकता है आपका भी धीरे धीरे समय बदल जाए। तो ये तो चांसेस हमेशा होते हैं कि कोई बहुत जल्दी अमीर बन सकता है, कोई बहुत जल्दी गरीब भी बन सकता है, क्योंकि ये तो पैसा है। और पैसे की पावर तब तक है जब तक वस्तुओं की पावर है। मान लिया आलू, मूल्य पैसे का थोड़ा होता है, वस्तु का होता है, के अनुसार मूल्यों का चढ़ाव होता है। कभी 1 रुपए में उतनी ही वस्तु मिल जाती है, कभी उसी वस्तु को खरीदने के 50 रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। तो मूल्य वस्तु का होता है, पैसे का अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो परेशान मत होइए, आपको कम आता है ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद ज्यादा आने लगेगा, है ना। तो आपको समय के चेंजेस को पकड़ना है। मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर उभरने लगे। आप देखेंगे निजाम हैदराबाद में स्थापित हो गया, अवध में, है ना। कई छोटे छोटे अन्य राज्य स्थापित हो गए, लेकिन वर्षों के सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था। इन क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में पहले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, क्योंकि जो मूल साम्राज्य होता है ना, उसी के धीरे धीरे जो नियम कानून होते हैं संपूर्ण भारत में चलने लगते हैं, छोटे छोटे राज्यों में चलने लगते हैं। हमें कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी। उन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ एक दूसरे के समान होती हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृत भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के दौरान क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे कटकर अलग रूप में नहीं बनती थी, बस कि उसी में डेवलपमेंट हुई। हालांकि उनके चरित्र और अपनी विशेषताएं बनी रही थी। समन्वय के सर्व क्षेत्रीयता का प्रभाव आज भी उन पर पड़ा था। अब देखो, कोई भी गांव हो, डेवलप होगा ना तो पुरानी परंपराओं को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करेगा। कुछ परंपराएं, जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अभी पिछले दिनों हमने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, उसके पहले हमने नागपंचमी मनाई, है ना। अभी नव दुर्गा पूजा आएगा, अभी पितर पक्ष आएंगे। तो ये जो पुरानी परंपराएं हम आज भी उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन उस रेशनल रूप में नहीं लेके चल रहे हैं, उनमें थोड़ा सा हमने चेंज लाया। तो उसी तरह संपूर्ण भारत में कुछ ऐसी परंपराएं थी जो लगभग सभी राज्यों में बनती थी। जैसे हिंदू मुस्लिम, जहां जहां मुस्लिम साम्राज्य गया, वहां के लोकल जो धर्म थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और संपूर्ण साम्राज्य मुस्लिम बन गया। लेकिन भारत में जब मुस्लिम आक्रमण हुए, है ना, तो भारत में जो हिंदू या ब्राह्मण धर्म जो था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उसके जो उदारशील भावना थी वो अन्य धर्मों में बन गई। तो मुस्लिम भी क्या थे, मुस्लिम भी उदार होते चले गए और समन्वय की भावना एक उपस्थित हो गई। उसके पहले भारत में हुण कुषाण, है ना, बहुत शासक आए। पुराने और नए धर्म इतिहास जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था
कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, यानी इंडिविजुअल होती थी। आमतौर पर इस आस्था का रूप स्वरूप सामूहिक होता था। पहले क्या होता था, समूह जिस हिसाब से चलता था, अब धीरे धीरे इंडिविजुअल हो गया, वर्तमान में तो और ज्यादा इंडिविजुअलिज्म हो गया है। किसी दैविक सत्य को सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थान समुदायों के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, इनमें क्या हुआ, आस्थाओं में परिवर्तन आ गया। कहते हैं पहले पुराने जमाने में वैदिक धर्म था, एक स्वरूप था, ठीक है। महाजनपद काल का उदय हुआ तो उसी में कुछ बौद्ध बन गए, कुछ जैन बन गए, कुछ अजीविक संप्रदाय में डल गए, तो धीरे धीरे परिवर्तन आया। तो पहले क्या होता था, एक सामूहिक भावना थी, अब क्या हुआ, वैयक्तिक भावना हो गई, इंडिविजुअल हो गए लोग, ठीक है। ब्राह्मणों के बारे में हमें टिप्पणियां याद है, क्या कहा, बात समझ में आ गई ना। अब शैली भी बदल गई, परंपरा भी बदल गई है ना, पूजा पाठ के तरीके भी बदल गए। तो आज हम जिसे हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उस युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। परिवर्तन, देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता और बढ़ती सत्ता आदि, ठीक है। बीच में क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म का पतन हो गया जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ब्राह्मण धर्म में परिवर्तन आया, पुरोहितों ने अपने रीति रिवाज चेंज किए, है ना, जो बलि वगैरह, जो यज्ञों में बहुत सारा खर्चा होता था, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो फिर ब्राह्मण धर्म का महत्व बढ़ने लगा और ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे हिंदू धर्म बन गया, ठीक है। तो देवी देवताओं की पूजा होने लगी, मंदिरों का निर्माण होने लगा, और गुप्त काल में तो बहुत असंख्य मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर उनके कालों में धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण ही होता रहा। लेकिन जब मुगल शासक भारत आए, या तुगलक वंशीय शासक भारत आए, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके क्या किया, मस्जिदें बनाने लगे। अब ऐसा तो था नहीं कि मंदिरों के अलावा कोई स्थान नहीं था, अन्य स्थानों पर भी मंदिर मस्जिदें बन सकती थी, लेकिन लोगों का क्या था, घमंड था कि इन धर्मों को समाप्त करना है। और आज उसका उल्टा हो रहा है कि मस्जिदों को गिरा करके फिर मंदिर बनने लगे हैं, है ना। तो इतिहास की धारा को अगर बदलने का प्रयास करोगे तो इतिहास आपको बदल डालेगा, ये एकदम प्योर बात है, ठीक है। जब भी धर्म का महत्व राज्य के परिप्रेक्ष्य में बढ़ा है ना, राज्य का पतन हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना। चाहे अशोक हो, अशोक धर्म के मामले में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानने लगा, है ना। सब राजकाज छोड़ करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया, अपने बच्चों को, अपने राजकीय सदस्यों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों को भेजने लगा। तो धन भी गया, राज्य भी गया। राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर हो गया। उसके बाद के राजाओं ने, जैसे गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया, तो डिक्लाइन कर गया। मुगल काल में अकबर जब आया तो अकबर ने नए धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया, दीन इलाही, तो धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन कर गया। तो जब जब भी आप देखेंगे कि धर्म का महत्व राज्य के मामले में ज्यादा बढ़ेगा, तो धर्म क्या, राज्य क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। तो आज की जो राजनीतिक शैली है ना, कि जय श्री राम, अल्लाह अकबर, ये सारे नारे लगते हैं ना, तो भला देखो किसी का नहीं होता। भला होगा जब आपकी थाली में रोटी होगी, स्वास्थ्य होगा, ठीक है, शिक्षा होगी, तब आपका भला होगा। सिर्फ धर्म के नाम पर तो भला नहीं होगा। तो धर्म ठीक है, अच्छी बात है, आप धर्म को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते ना कि आप भी ऐसा ही मानो, आप कट्टर हिंदू बन जाओ, माथे पे तिलक लगाओ, लाल भगवा कलर का गमछा पहनो, हाथ पे वो बांधो, चूड़ा पहनो, ये सारे करो। कोई जरूरी नहीं है। आप ईश्वर को पूजने के लिए या ईश्वर को मानने के लिए आपको इतना आडंबर करने की क्या जरूरत है। आप नॉर्मल भक्ति भाव से भी तो पूजा कर सकते हैं, दो फूल चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हैं। आपको इतना ज्यादा सब कुछ करने की क्या जरूरत है। मुझे यही बात समझ में नहीं आती। अरे अगर ईश्वर के न्यायिक है तो वो न्याय करेगा। आप गलत होंगे तो आपके साथ गलत करेगा, आप सही होंगे तो आपके साथ सही करेगा, ठीक है। और अगर वो उदार है तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएगा। उदार व्यक्ति न्याय कहाँ कर पाएगा ठीक से, न्यायिक व्यक्ति, ठीक है। तो उदार व्यक्ति है और न्यायिक भी है तो वो न्याय कर लेगा, लेकिन सिर्फ उदार है, न्यायिक नहीं है, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर क्या है, अगर हमारे माता पिता के रूप में है, हमारे माता पिता को कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको फूल माला चढ़ाने पड़ते हैं, नहीं, प्रेम करना पड़ता है उनसे, अपनी बात प्यार से रखनी पड़ती है, तो माता पिता हमारी बात मान लेते हैं, है ना। और भगवान को मनाने के लिए हम इतने बड़े बड़े आडंबर करते रहते हैं, क्या यार, है ना। तो सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना,
है ना, सामाजिक वातावरण, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है, ब्राह्मणों को आदर होता था, संरक्षक थे, और ब्राह्मण क्षत्रियों को भी इनसे मदद मिल जाती थी, तो क्षत्रिय क्या करते थे, इनका जो ये कहते थे वो करने लगे, तो धीरे धीरे उनका भी महत्व बढ़ा, इनका भी महत्व बढ़ा, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बाहर निकाल के फेंक दिया, यानी जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को धीरे धीरे इनका शोषण करने लगे। आज भी शोषण जारी है, आज भी होता है। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में है। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना स्वयं भक्त स्वयं पहुंच सके। इसके बारे में आप यानी कहने का मतलब यह है कि भक्त की अवधारणा ऐसी आई कि अब ईश्वर के लिए पुजारी की जरूरत समाप्त हो गई। अब जब पुजारी की जरूरत समाप्त हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अन्य पेशों में आएगा। तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे वो क्या थे, तो धीरे धीरे अन्य पेशों में भी आने लगे, है ना, वैश्य भी बन गए, दुकानदारी भी करने लगे, है ना, सरकारी नौकरी भी करने लगे, खेती भी करने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, अभी तक पूजा पाठ से उनका सब काम चल जाता था, अब क्या करेंगे, अब वो धीरे धीरे अन्य काम में भी करेंगे, है ना। या वही था कि इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का आगमन हुआ। पूरे कुरान शरीफ का संदेश भारत में फिर पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एकेश्वरवादी है। क्या है, एकेश्वरवादी। जैसे ईसाई है ना एकेश्वरवादी, हम बहुदेववादी हैं, बहुत सारे देवताओं को मानते हैं और सभी को बराबर सम्मान देते हैं। तो इस्लाम एकेश्वरवादी अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिससे प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी ऊंच नीच इसमें नहीं था। लेकिन भारत में जब इस्लाम आया ना, तो इसमें भी ऊंच नीच हो गया। कोई खान बन गया, कोई पठान बन गया, कोई टिकवा बन गया, है ना। तो उसके आधार पर उनका सम्मान भी होने लगा। कई शासक इस्लाम उसके विद्वान, धर्म ग्रंथों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा, उलेमा एक वर्ग था, उलेमा वर्ग जो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करता था, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण था। ओके, धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने वाला संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। जो सिया लोग है ना, वो मानते थे कि पैगंबर साहब के बाद उनकी गद्दी उनके दामाद को मिलनी चाहिए। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, तो वो दामाद को प्रमुख नहीं मानते थे, वो मानते थे खलीफा ही सब कुछ है। तो इस्लाम भी कोई दो भागों में बढ़ गया, एक सिया बन गया, एक सुन्नी बन गया। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म में का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी यह परंपरा चलती रही। इस्लाम की न्याय पद्धति भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं जो विविध परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो हमारे यहाँ भारत में ज्यादातर जो विचारधारा है वो हनफी और सफी जैसी की है, और हमारे यहाँ सिया भी और थोड़े बहुत सुन्नी भी। ठीक है, सिया वो लोग होते हैं जो अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को विधि सम्मत नेता मानते हैं, और सुन्नी वो लोग हैं जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। अंतर मात्र इतना है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो इनका धर्म ग्रंथ है, जो इस्लामी न्याय सिद्धांत है, विशेषकर हमारे यहाँ जो हनफी धारा है और सफी धारा है, वही चलती रहती है। ठीक है, ये थोड़ा उदार प्रकृति की है और अन्य धाराएं बहुत कठोर प्रकृति की है। समय इतिहास के कालखंडों पर विचार करना है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों में, जब सामाजिक जीवन बदलेगा, जब आर्थिक जीवन बदलेगा, जब राजनीतिक बदलेगा, जब धार्मिक धर्म में चेंज आएगा, तो यहीं से इतिहास की धारा में परिवर्तन आएगा। तो इतिहासकार समय को इस हिसाब से लेते थे। ठीक है, यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अगर डेट के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, कालों के हिसाब से अगर डिवाइड करोगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, है ना, आधुनिक काल, तो इतिहास पढ़ने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी।
19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कतों का सामना हुआ। तो कई इतिहासकार इसको मानते हैं ये औपनिवेशिक भारत के समय हुआ। बात समझ में आ गई। शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति कोई भी बदलाव नहीं आता था। इस दृष्टिकोण में महाद्वीप की अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इस काल का विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ब्रिटिश को ईसाई करना, ईसाई थे ज्यादातर तो ईसाई रख लेते। ब्रिटिश क्यों रखा? क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इतिहास को इस कलमों में बांटा। आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही इतिहास को के बदलाव को कालखंडों में बांटते हैं। अतीत के विभिन्न कालखंड को विशेषताएं करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े उसमें प्राचीन समाजों कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। ये आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। आरंभिक मानव, शिकारी, संग्राहक, है ना, भोजन का शिकार करने से लेकर के खाद्य संग्रह तक, है ना, नए राज्य, नए साम्राज्य, नए दौर के जो प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी थी, नई नगर बस्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो हम उन्हीं कालखंडों के हिसाब से देखते हैं। इस काल आप जो इतिहास पढ़ेंगे वो मध्यकाल का इतिहास कहलाता है, यानी 7th की एनसीईआरटी मूलतः मध्यकाल पर केंद्रित है। इसमें हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषि के समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यों के राज्यों की उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी वनवासियों की कीमत पर प्रधान रूप धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम के विकास, यूरोप की व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना है। भारत हजार सालों में अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दियां या 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफी भिन्न थी। यानी जो 750 से 1750 के बीच का टाइम था, ये काफी भिन्न था और ये काफी उच्च कोटि का था और काफी चेंजेस आए इसमें, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धर्म परंपराओं में, रीति रिवाजों में, यहाँ तक कि सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, काफी काफी से विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। इसलिए सारे काल ऐतिहासिक कई समस्याओं के रूप में समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। आधुनिक काल में क्या हुआ? भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति बहुत हुई। इससे ऐसे निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। जैसे आप पुनर्जागरण पढ़ेंगे, उसके पहले यूरोप का इतिहास अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। जो तुम्हारा ईसाई धर्म था ना, वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। फिर ईसाई धर्म भी क्या हुआ? एक पुरातन ईसाई बने और दूसरा प्रोटेस्टेंट हो गए, है ना। परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। बहुत सारे चेंजेस आए, ऐसा थोड़ी परिवर्तन नहीं होगा। सालों में परिवर्तन हो जाए। इन हजारों वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, व्यापारी कंपनियां भारत यूं ही नहीं आई। जब कपड़े का व्यापार समृद्ध होता गया, मसालों का व्यापार समृद्ध होने लगा, ठीक है, सीरे का व्यापार समृद्ध होने लगा, चाय का व्यापार समृद्ध होने लगा, तो यूरोपीय कंपनियां क्या आई? भारत आने लगी। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों की व्यापार व्यवस्था जैसे गुजरात, है ना, केरला, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, यहाँ पर काफी व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रगति हासिल की, तो यहाँ पर व्यापार बढ़ने लगा। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्षों में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें, संभव हो, है ना। तो जो चेंजेज है ना, चेंजेज को तभी समझ में आएगा जब आप चीजों को लाइटली नहीं लेंगे, तो थोड़ा गंभीर रूप से लेंगे तो आपको चेंजेस समझ में आएगा। और एक बार चेंजेस समझ में आ गए ना, इतिहास आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये रहा। और आप देख सकते हैं अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो दूसरे गांव का निवासी हो। वर्तमान में किसे माना जाता है? जो दूसरे का। बीज शब्द क्या है? पांडुलिप, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन। इन शब्दों के बारे में आपको गंभीर। 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। अब अभिलेख का काम खत्म हो गया ना। अब किताबों का काम शुरू हो गया, साहित्यों का काम शुरू हो गया, चित्रों का काम शुरू हो गया। इतिहासकार अब सिक्कों के माध्यम से इतिहास को समझने लगे।
इस दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अभिलेख मिलते हैं, कब मिलते हैं? केंद्रीय बस्तियों के विस्तार, कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से बाहर खदेड़ दिए जाते, ये भी सही है। बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक बना, नहीं ऐसा नहीं है। अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं? पुरानी पांडुलिपियां वगैरह रखी जाती हैं। और अमीर खुसरो 14वीं सदी का इतिहासकार था। लाई गई कुछ फसलें, चाय, कहवा, है ना, आलू, मक्का, मिर्च, ये सारी चीजें लाई गई। हरी मिर्च की बात कर रहे हैं। पिछली सदियों में हिंदुस्तान का अर्थ कैसे बदला किया जाता है? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आपको पता करनी है। तो ये सात क्लास 7 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, हजार वर्षों के इतिहास के में जो परिवर्तन हो उसकी जांच पड़ताल। और कल नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड को चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसको ढंग से पढ़िए, जहाँ पर समस्या हो हमें बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो यार, है ना? चैनल